आखिरकार एकता लाने की कोशिश कर रहा है ट्रांसअटलांटिक अलायंस। यूरोपीय नेता अमेरिका से घबराए हुए हैं और रिश्ते सुधारने के लिए तैयार भी। लेखक अंजन रॉय। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में दुनिया के नेताओं, राजनीतिक और कॉरपोरेट दोनों की मुलाकात एक जाना माना इवेंट बन गया। हालांकि पिछले हफ्ते एक और भी जरूरी और निश्चित रूप से बहुत प्रतिष्ठित मीटिंग हुई। यह म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC है, जो 13 से 15 फरवरी को इसी नाम के जर्मन शहर में हुई। सालाना म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस MSC, जो दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली और हाई डेसिबल सिक्योरिटी सर्किट प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, ने सहयोगी अमेरिका और यूरोप के बीच एक तरह का मेलमिलाप देखा है। अगर पिछले साल का MSC एक तरह का तबाहकुन और बुरी तरह से हुआ इवेंट था, तो इस साल के MSC को ज्यादा दोस्ताना मौके के रूप में दिखाने की कोशिश की गई। पिछले साल की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने यूरोपीय श्रोताओं को अपनी रक्षा जरूरतों का ध्यान रखने में पूरी तरह विफल होने की कुछ स्पष्ट याद दिलाकर हैरान कर दिया था। वेंस ने यूरोप को यह भी याद दिलाया था कि वह अपनी सोच और नीति से सभ्यतागत भ्रम के करीब है। वेंस के उस भाषण के बाद एक साल तक यूरोपीय और अमेरिकी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद से सबसे करीबी साथी थे, अलग अलग हो गए थे। अमेरिका ने धमकी दी थी कि अमेरिकन अब यूरोप की रक्षा का खर्च नहीं उठाएंगे। इस साल की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ज्यादा सुलह वाली बात कही और कहा कि अमेरिका और यूरोप एक साथ हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमेरिका यूरोप का बच्चा है। पिछले साल JD वेंस की कड़ी फटकार के बाद रूबियो का भाषण यूरोपीय लोगों के लिए सुकून देने वाली थी। शायद वैलेंटाइन डे पर मार्को रूबियो उस महादेश को अलग थलग नहीं कर सकते थे जिसे कभी मदर कंट्री कहा जाता था। लेकिन रूबियो ने यह भी ध्यान से बताया कि यूरोप को अपने जीवन मूल्य, सभ्यतागत संपर्क को रीसेट करना चाहिए, जिसने दोनों को एक साथ जोड़ा था। रूबियो ने आगे आकर कहा कि अमेरिका यूरोप का बच्चा है। आखिर यूरोप के बिना अमेरिका क्या है? इसका 250 साल से ज्यादा का इतिहास नहीं है, इसके पूर्व का कोई लेखन नहीं है, नहीं इसके पास यूरोपीय वास्तुकला या संगीत है, या यहां तक कि युद्धों का इतिहास भी। ये अमेरिकी, ट्रंप, वेंस, रूबियो और उनके जैसे लोग यूरोपीय विरासत को भी अपना मानते हैं और वे उस विरासत को बचाना चाहते हैं, यह देखते हुए कि यूरोप की मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर मुस्लिम हमले के कारण यह खतरे में था। किसी भी आईवी लीग यूनिवर्सिटी के इतिहास के पाठ्यक्रम पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यूरोपीय राजनीतिक इतिहास, यूरोपीय सामाजिक विकास और यहाँ तक कि यूरोपीय साम्राज्य भी वे अध्ययन हैं जो वे बहुत बारीकी से देते हैं। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोनाल्ड कगन, जो ग्रीक इतिहास के जाने माने जानकार हैं, गर्व से कहते हैं कि यूरोप की लोकतांत्रिक परंपरा सीधे ग्रीस से आई है। रोमन वास्तुकला पर व्याख्यान श्रृंखला में इटली और रोम की पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन किया जाता है, खासकर हथेली के पिछले हिस्से की तरह। हर बचे हुए पुरातात्विक अवशेष की व्यापक रूप से जांच की जाती है और उन्हें जानकर आप शायद रोम के सबसे अच्छे गाइड बन जाएंगे। रोमन और ग्रीक खंडहरों के वास्तुकला सैंपल को अमेरिका के सुपर रिच और मशहूर लोगों के नए घरों में बड़े चाव से कॉपी किया गया है। एक खूबसूरत वास्तुकला के रूप में, जिसे पास के वेसुवियस से ज्वालामुखी की राख की एक परत से ढककर पोम्पेई में बेदाग रखा गया था, पॉल गेटी के घर में ईमानदारी से कॉपी किया गया था। अमेरिकी अपने श्वेत प्रजातीय श्रेष्ठता के दर्शन को, यूरोपीय भाषा में इसे यूरोपियन सुप्रीमेसी कहते हैं, यूरोप के देशों में निर्यात करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वह चीज है जो ट्रंप जैसे अमेरिकी फैलाना चाहते हैं। कुछ लीडर ऐसे हैं जो पहले से ही अपने आप में थोड़ा नरम रुख के हो चुके हैं, जैसे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान या स्लोवाकिया के राष्ट्रपति। कुल मिलाकर मार्को रूबियो यूरोप के उदार देशों के नजरिए में बुनियादी अंतर पर ही टिके रहे, जैसा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और दूसरे लोग दिखाते हैं। अमेरिकी जीवन मूल्य, यानी ईसाई धर्म, यूरोप की विरासत का शर्म के बजाय सम्मान और सबसे बढ़कर आप्रवासियों पर रोक लगाने जैसे कदमों में बदल गया ताकि अमेरिकियों ने जिसे यूरोप का सभ्यता का खत्म होना कहा था, उसे रोका जा सके। ये जीवन मूल्य भले ही सत्ताधारी अमीर लोगों के लिए थोड़ी दूर की हों,
लेकिन यूरोप के दक्षिणपंथी विपक्षी नेताओं के लिए बुनियादी आधार थीं। इस तरह अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों के बीच अपनी अपनी पुरानी सोच को लेकर अंतर साफ बना हुआ है। हालांकि मार्को रूबियो के भाषण में इन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कड़े और झटकेदार लहजे की तुलना में नरम और दिलासा देने वाले तरीके से कहा गया था। यह डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका और पारंपरिक अमेरिका के बीच का फर्क था, न कि यूरोप में किसी बदलाव का। फिर भी अमेरिकियों ने इस बात पर जोर दिया कि यूरोपीय अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद लें, न कि इसे पूरी तरह से अमेरिकियों को आउटसोर्स करें। यह रिश्ते के लेनदेन वाली प्रकृति की याद दिलाती थी, जहां पुराने महाद्वीप से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की उम्मीद थी। अमेरिका के खर्च उठाने के बजाय वे अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। इस हार से कई तरह से यूरोप का भी भला हुआ है। यूरोपीय देश बुरी तरह हिल गए हैं और अमेरिकियों पर निर्भर रहने की पुरानी मानसिक आदतों से हटकर अपनी सोच बदल रहे हैं। नए हालात में ब्रिटेन के सर कीर स्टारमर ने लगभग 10 साल पहले इंटीग्रेटेड यूरोपियन कॉमन मार्केट से बाहर निकलने के बाद यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच ज्यादा जोरदार वापसी की बात कही है। ब्रिटेन ने ईयू से खुद को बांधने के बजाय बाकी दुनिया के साथ जुड़ने का विचार रखा था। दूसरे यूरोपियन भी अब अमेरिका के सहयोग के दायरे से बाहर आपस में ज्यादा सहयोग की बात कर रहे हैं। यूरोपियन कॉमन आर्मी और यूरोपीय देशों के बीच जॉइंट कमांड की भी बात चल रही है। अगर कुछ है तो वह है ट्रंप की ग्रीनलैंड को अपने में मिलाने की बात, और अगर इस मकसद के लिए मिलिट्री विकल्प की जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने की धमकी ने यूरोपियन देशों को उत्साहित किया है। बेशक आखिर में रूस ने यूरोपीय लोगों में डर पैदा कर दिया था और उन्हें एहसास हो गया था कि यह महादेश रूसी आक्रमण के लिए कितना कमजोर है। रूसोफोबिया को जिंदा रखने के लिए यूरोपीय लोगों ने आज रूसी विपक्षी नेता एलेक्स नलवाल्नी की हत्या के बारे में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करना इसका एक उदाहरण है। उन्होंने पुष्टि की थी कि 2 साल पहले साइबेरिया की एक जेल में कैद रूसी विपक्षी नेता को मारने के लिए साउथ अफ्रीकन डार्ट फ्रॉग पॉइजन का इस्तेमाल किया गया था।